नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। ये वीडियो जो आपके सामने है वो हम एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने आएंगे जो आपके पीटी मेंस और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को समझना पड़ेगा कि कैसे उस टॉपिक्स की महत्वपूर्णता हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में हम पहला ये एक टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, जो है ई कचरा से संबंधित, ई वेस्ट। और आज के काल में इस पर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं और ये एक समस्या बनता जा रहा है। तो कैसे इसका हम समाधान करें, क्या इसके भारत में प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कैसे काम किया जा रहा है, और है ये है क्या, ये ई कचरा कहते किसे हैं, इन सब बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये ई कचरा क्या है? जैसा ही नाम से आपको दिख रहा है, ई कचरा अर्थात ई वेस्ट। ई वेस्ट कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसको कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहने का मतलब कि वैसे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहने का मतलब ये हो जाता है आपका कि जो वैसे कचरे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों है ना, और उनके उपयोग हो जाने के बाद जब उनकी उसका कोई काम नहीं रहता, उसका अवधि समाप्त कर दिया जाता है, तो वो किस प्रकार से धीरे धीरे एक ढेर बनते जा रहा है, वही है ई कचरा। जैसे ये देखिए, ये है ई कचरा के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी दिखेगा, है ना, आपको कुछ सीपीयूज और टेलीफोन और बहुत तरीके के ये देखिए ये स्क्रीन है ना, ये जितने भी हैं मदरबोर्ड, ये जितने भी आप ये फिगर्स में देख रहे हैं, प्रिंटर्स है ना, ये सारे ई कचरा का ही स्रोत माना जाता है, ई कचरा का ही एक घटक है। तो हम ई कचरा को अगर डिफाइन करें तो ई कचरा है क्या? तो ई कचरा बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं और उनका जिनका उपयोग समाप्त हो गया है ना, और समाप्त हो गया कहने का मतलब कि उनसे दोबारा काम नहीं लिया जा सकता, उनसे दोबारा काम नहीं लिया जा सकता, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सारे आपके आ जाएंगे ई कचरा में, है ना। ये ई कचरा में आपके आ जाते हैं, जो सारे तरीके से आपको वहां पे बताता है कि कैसे जो है सो इसका जो उपयोग खत्म हो जाता है, तो किस प्रकार से ये जो है सो आपका काम करना बंद कर देता है, और यही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा कहलाता है। इसमें एक चीज और है कि इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में आपका स्मार्टफोन है ना, कंप्यूटर्स, ठीक है, लैपटॉप है ना, और आपका विभिन्न प्रकार के इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस भी इसमें से निकलते हैं, वो भी ई कचरा में ही आएंगे। विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस, जहरीले विभिन्न प्रकार के गैस जहरीले शामिल होते हैं, है ना। मुख्यतः क्या होता है कि आपके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर, टैबलेट, ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, ये सारे ई कचरा के ही प्रोडक्ट्स माने जाएंगे। और उनसे सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है कि उसमें जहरीले गैस शामिल होते हैं, वो भी निकलते हैं। जहरीले गैस में कैसे आ जाएगा? जहरीले गैस में आपका आ जाएगा CFCs, है ना, उसके बाद ब्रोमिनेट, फ्लेम रिटार्डेंट इसको कहते हैं, ये भी एक गैस है, ये भी निकलता है। मरकरी, है ना, मरकरी जो पारा जिसको हम कहते हैं वो भी है। HFCs है ना, HCFC जिसको कहते हैं, HCFC जो है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है? गैसेज हैं जो ई कचरा से निकलते हैं, और यही जो है वो हमें इस प्रकार से करता है कि हमें नुकसान पहुंचाता है। ये ई कचरा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। अब ई कचरे के प्रभाव को समझेंगे कि ई कचरा का जो है वो प्रभाव कैसे है ना, ई कचरा का प्रभाव क्या क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ई कचरे के प्रभाव को थोड़ा हम समझते हैं विस्तार से। प्रभाव, ये ई कचरा जो प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, ये सबसे पहला प्रभाव है कि पर्यावरण को ये प्रदूषित करता है ना। ये क्या, ये पर्यावरण को प्रदूषित किस प्रकार से करेगा? मिट्टी में जा करके, जल में जा करके, वायु में जा करके, ये इस प्रकार से जो है ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या हो जाएगा कि ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। दूसरा चीज क्या है? स्वास्थ्य संबंधी खतरे।
स्वास्थ्य पे भी ये असर करता है। स्वास्थ्य पे कैसे असर करेगा? तो त्वचा रोग, है ना, कैंसर, ये इत्यादि जितने भी आप देखेंगे ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ई कचरा, है ना। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को भी ये कमी करता है। संसाधन में कमी, संसाधन में कमी ये क्या करेगा कि क्योंकि जैसे जैसे ये पृथ्वी से बैठेगा मिट्टी के जरिए, जल के जरिए, तो उससे नुकसान हमें ये हो जाएगा कि ई कचरे जो है वो प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में तो बड़ी भूमिका निभाता है, और इससे क्या होगा कि खनन गतिविधियों की मांग बढ़ेगी, और जब खनन गतिविधियों की मांग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा संसाधन जो है वो उसमें कमी आएगी, खनन मांग में बढ़ोतरी होगी, और इससे क्या होगा? संसाधन में कमी आएगी। उसी प्रकार से हमने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण में मिट्टी, जल, वायु, इस प्रकार से कैसे ये काम करता है। जैव विविधता को भी ये हानि पहुंचाता है, ये उसका भी सबसे बड़ा अफेक्ट होता है कि ये जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। जैव विविधता को कैसे हानि पहुंचाएगा? तो ये क्या होगा कि प्रदूषण के जरिए, प्रदूषण से पौधे और जलीय जीवन को, वह जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है ना। इसके बाद क्या होगा कि रिसाइकलिंग की सुविधा की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियां भी आएंगी। अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती, है ना, ये क्या होगा? इसमें रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है, रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में कमी आएगी, है ना। तो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में कमी आएगी तो इससे क्या होगा कि हमें ये इस प्रकार के जो है सो ई कचरा के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें और क्या होता है? एक चीज और है, वैश्विक स्तर पे इसका क्या सबसे बड़ा नुकसान है? ये वैश्विक स्तर पे नुकसान हमें इस प्रकार से देता है कि वैश्विक स्तर का नुकसान ये देगा कि गरीब देशों में ई कचरा जो है, गरीब देशों में डंपिंग का बोझ, डंपिंग का भार बढ़ जाता है ना। तो ये बेसिकली ये हो रहा है इसमें कि वैश्विक स्तर पे कैसे काम होगा कि जैसे कोई भी देश जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसी ऐसे देशों में जाकर के डंपिंग करता है जहां पे ज़्यादा अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे आप अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे विभिन्न देशों से ई कचरा को डंप किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि वहां पे भार बढ़ेगा, और जब भार बढ़ेगा तो वहां से नुकसान स्वास्थ्य पे होगा, संसाधन में कमी आएगी, और इस प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित होते रहेंगे। भारत में कचरा को लेकर के क्या प्रबंधन है उस पर भी थोड़ा सा हम इस पर विचार करते हैं कि भारत में प्रबंधन, है ना, भारत में इसके प्रबंधन को देखेंगे। भारत में ई कचरा प्रबंधन, इसको भी हम समझेंगे कि ये कैसे भारत में ई कचरा प्रबंधन को काम कर रहा है। तो ये क्या है कि इसको पहले क्या किया गया कि इसको दो वर्गों में बांटा गया, है ना, विभाजन पहले किया गया, विभाजन, और विभाजन करके इसको दो वर्गों में बांटा गया। और पहला जो वर्ग है वो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण इसे कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरण ये कहलाता है। और दूसरा जो है वो है आपका उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है ई कचरा को, और ये दोनों मिलकर के जो है वो कितना आपको उपकरण को बांटा गया है, तो ये दोनों मिलकर के 21 उपकरण को बांटते हैं। 21 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। 21 प्रकार में मतलब 21 ऐसे कैटेगरीज हैं जो जिसमें ई कचरा को समाहित किया गया है, और इस प्रकार से प्रबंधन इसका किया गया है। अब क्या होता है कि अब इसके प्रबंधन को और बेसिकली समझना होगा, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक कानून ढांचा बनाया गया है ना, कानूनी ढांचा, ठीक है, कानूनी ढांचा एक बनाया गया है जिससे हम क्या करते हैं कि जो ई कचरा का जो प्रबंधन भारत में किया जा रहा है उस पर हम बात करते हैं। अब ये कानूनी ढांचा कैसे है उसको भी थोड़ा सा समझना होगा। कानूनी ढांचा को समझिए पहले, इसके बाद फिर और विशेष हम चर्चा करेंगे। तो कानूनी ढांचा को देखिए, सब ई कचरा का ही प्रोडक्ट्स है। कानूनी ढांचा कैसा है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से देख ले। भारत में कानूनी ढांचा किस प्रकार से है, तो सबसे पहला जो है
वो एक क्या था कि ये जो पर्यावरण और वन खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग विनियम 2008 के अंतर ये इसको संबोधित किया गया है ना। तो पर्यावरण और वन खतरनाक अपशिष्ट इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, इसको संबोधित किया गया है। तो कानूनी ढांचा भारत में इस प्रकार है कि पहला काम किया गया है कि इसको पर्यावरण और वन खतरनाक अपशिष्ट 2008 के अंतर्गत इसको संबोधित किया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ई कचरा प्रबंधन नियम 2016, प्रबंधन नियम 2016, ठीक है। ये ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 क्या कहता है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 ये कहता है कि ये जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन, ठीक है। दूसरा चीज है कि यही जो हम शुरू में बताया कि इसको 21 प्रकार में बांटा गया, वो 21 प्रकार इसी नियम के तहत बांटा गया है ना। तो 21 प्रकार के उत्पादों को शामिल किया गया, 21 प्रकार के उत्पादों को शामिल किया गया, उत्पादों को शामिल किया गया। तीसरा है कि उत्पादों को ईपीआर के तहत लाया गया, ईपीआर के तहत लाया गया। ईपीआर क्या है वो हम बताते हैं, ईपीआर के तहत लाया गया। इसके बाद क्या कहता है, जमा वापसी योजना इसमें चलाई गई, जमा वापसी योजना इसमें चलाई गई। ये सब जो है सो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत ही ये सारे काम किए गए थे, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो जमा वापसी योजना जो है वो आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया, आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया, साधन के रूप में। अब ये जमा वापसी योजना है क्या, ये बेसिकली एक मॉडल है जो नोकिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। और नोकिया कंपनी इसे किस प्रकार से लाई थी, इसको हम लोग कहते थे टेक द टेक बैक। ये उस नोकिया के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, उसमें यही होता था कि जो भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप हमें प्रोवाइड कराइए और हम जो है सो उसका फिर पर्यावरणीय तरीके से उसका हम डंपिंग करेंगे। तो ये नोकिया का था, इसी को भारत में जमा वापसी योजना के तहत लाया गया और ये अभी जो है वो भारत के 28 शहरों में चलता है, ठीक है। और इसी तर्ज पर तेलंगाना में जो है सो क्या चलाया गया है, एक योजना है जिसको हम लोग ग्रीन वॉरियर्स कहते हैं, ग्रीन वॉरियर्स कहते हैं। तो ये हमारा पता चल गया कि जमा वापसी योजना क्या है। ईपीआर को हम अभी बताते हैं क्योंकि ईपीआर को थोड़ा सा समझना होगा कि ईपीआर काम कैसे करता है, तो उस पर जो है वो काम होता है। इसी नियम में 2016 के ही नियम में क्या होता है कि राज्य सरकारों की भूमिका को भी बताया है, ये राज्य सरकारों की भूमिका को बताया। फिर इसने क्या किया कि अगर उल्लंघन होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, नियमों का उल्लंघन, तो जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारे नियम हैं जो लिखे हुए हैं वो सारे 2016 के नियम में इसे निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ई कचरा निराकरण के लिए, ई कचरा निराकरण के लिए जो उद्योग हैं, उद्योगों को है ना उचित स्थान का आवंटन किया गया है ताकि वो जो है वो उसका पुनर्चक्रण और निराकरण कर सकें। उचित स्थान का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कानून जो है सो पहला तो ये था कि खतरनाक अपशिष्ट 2008 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड कराया गया। दूसरा ये था कि ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लाए गए, उनमें इन सब बिंदुओं को ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो आपका है ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022। इसमें क्या है, पूर्ववत जो 2016 था उसी का चीज है, 2016 के सारे नियम है ना। इसमें बस एक चीज किया गया कि इसमें एक चीज को शामिल किया गया, वो क्या था, वो था आपका वो जो है सो आपका क्या था कि डिजिटल और दृश्यता को प्रमुख उद्देश्य किया गया, डिजिटल बनाने व दृश्यता है ना बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य।
तो ये आपका ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 को बताता है। ठीक है, अब जो हमने शुरू में बात किया था कि ये ईपीआर क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ईपीआर कहते किसे है ना। ये ईपीआर कहते किसे है। ईपीआर का फुल फॉर्म जो है वो होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये है क्या, तो ये होता है कि जब जो इसका हिंदी वर्जन अगर हम कहें तो इसको हम लोग कहते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, है ना, उत्तरदायित्व। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो किसी उत्पाद के पूरे जीवन चक्र के दौरान, कोई भी उत्पाद हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद है उसके जीवन चक्र के दौरान, तो इसका काम ये होता है कि ये जो डिजाइन निर्माता हैं, जो उत्पाद के जो डिजाइन निर्माता होते हैं, ब्रांड मालिक जो होते हैं, उनको ये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है इस प्रकार से, ताकि ये जो कोई भी डिजाइन अगर बनाते हैं तो वो पर्यावरण पर हानिकारक ना हो, इसका जो है सो मतलब इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रभाव जो है वो कम रहे, है ना। तो इससे एक चीज फायदा होगा कि जो भारत सरकार को अलग से रिसाइकलिंग के लिए जो अलग एक बोझ देना पड़ता है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो ईपीआर का वही है, ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किस लिए, उत्पादों को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, है ना। तो ये बेनिफिट आपको जो है सो मिलता है और यही जो है सो सबसे बड़ा कारण बनता है ईपीआर का। ईपीआर के फायदे और नुकसान को भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके लाभ और हानि क्या क्या है। तो ईपीआर का जो पहला लाभ है वो है कि पुनर्चक्रण के लिए वित्तीय या शारीरिक तनाव का जो सामना है उसको कम कर दिया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल जो है उत्पादों का डिजाइन प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब पर्यावरण अनुकूल डिजाइन प्रोत्साहित, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि कम सामग्री का प्रयोग होगा, कम सामग्री का प्रयोग और लंबे समय तक चलेगा, तो ये दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है। तीसरा जो बेनिफिट है वो क्या है कि देशों जो ई कचरा निर्यात करने वाले देशों पर जो है निर्यात करने में प्रबंधन करता है, अर्थात कंट्रोल करता है ये, क्योंकि कम सामग्री का इस्तेमाल होगा तो इस प्रकार से जो है सो कम उसमें देखने को हमें मिलेगा। और इसके नुकसान क्या क्या है, तो इसके नुकसान जो हैं वो आपके हो जाते हैं कि क्या होता है कि इससे सबसे पहला है कि कीमत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसी में उसको जोड़ा जाएगा, जो उत्पाद बनेगा उसी में इसको जोड़ दिया जाएगा, तो कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि टुकड़े टुकड़े करके जो उनको जो मरम्मत किया जाता है उपयोग करने के लिए, है ना, तो इससे क्या होगा कि रिकॉलिंग प्रॉब्लम का जो है ना, रिकॉलिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो तीसरा सबसे बढ़िया क्या है कि आप जो है सो विनिर्माण में कमी आ जाएगी, तो ये तीन नुकसान जो है वो ईपीआर से संबंधित हैं। तो हमने ये देखा कि ईपीआर है क्या, ईपीआर का नुकसान क्या है और ईपीआर के लाभ क्या है, और ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 और पर्यावरण और वन खतरनाक अपशिष्ट 2008। तो हमने ये बताया कि भारत में ई कचरा प्रबंधन का क्या क्या हिसाब किताब है, वो कानूनी ढांचा में आपको समझ में आता है। इसके बाद फिर और प्रबंधन क्या किया गया है, संग्रह अवसंरचना का ये काम किया गया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, संग्रह अवसंरचना के क्या किया है, इसके लिए किया है ड्रॉप ऑफ पॉइंट, एक जो है सो प्लेटफॉर्म है, एक इस प्रकार से आपका समझिए कि संग्रहण केंद्र है, जहां पे आप जो है वो अपना जो भी अपशिष्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको आप वहां पे डाल सकते हैं और वहां से आपको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इससे क्या होगा कि रिसाइकलिंग के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि कैसे जो है सो इन्वायरमेंट में ये प्रभावित करेगा, उस चीज का जो है सो हम इस पर ध्यान देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, औपचारिक पुनर्चक्रण सुविधाएं प्रदान की गई हैं, औपचारिक पुनर्चक्रण सुविधाएं दी गई हैं।
है ना, कि कैसे इनको जो है वो सुविधाओं को दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको लेकर के इस पर काम किया गया है ना। कुछ नियम बनाए गए हैं, प्रवर्तन व अनुपालन, जो हमने आपको बताया कि 2016 और 2022 का जो नियम है वो इसी में अंतर्गत आता है। विभिन्न अनुसंधान और नवाचार किए गए हैं, अनुसंधान और नवाचार, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया है, आपको पीपीपी मॉडल को अपनाया गया है। इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके जो है वो पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया जा रहा है, हर चीज की निगरानी रखी जा रही है कि कोई जो है वो पर्यावरण विरोधी, पर्यावरण प्रदूषित करने वाला जो है वो पर्यावरण प्रदूषित करने वाले चीजों को ना इस्तेमाल कर रहा हो, इस पर भी निगरानी और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी दिया जा रहा है, जिससे हमें रिसाइकलिंग में मदद मिल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भारत में ई कचरा प्रबंधन है। अब हम चलते हैं कि विश्व में ई कचरा प्रबंधन का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। तो विश्व में जो ई कचरा का जो प्रबंधन है उस पर हम बात करते हैं, ई कचरा प्रबंधन। तो विश्व में जो ई कचरा प्रबंधन है उसमें सबसे पहला क्या है, विभिन्न कन्वेंशन और समझौते किए गए हैं, विभिन्न कन्वेंशन व समझौते। ये विभिन्न कन्वेंशन समझौते किस प्रकार के, तो विभिन्न कन्वेंशन और समझौते हैं वो कैसे हैं, तो जैसे बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है नैरोबी घोषणा, है ना, नैरोबी घोषणा। इन सभी सम्मेलनों में जो है सो इस पर बात किया गया है कि कैसे हम ई कचरा को जो है वो इसका इस्तेमाल को कैसे हम इसके रिसाइकलिंग को हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसी में है एक रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन की भी बात की गई है ना। तो ये सब जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन में। विभिन्न प्रकार के नियामक ढांचे दिए गए हैं, है ना। नियामक ढांचा कहने का मतलब कि जो ई कचरा जो आपको सीमा पार जो किए जाते हैं, जो गरीब देशों में जो डंपिंग किया जाता है उस पर जो है वो सीमा पार डंपिंग का जो है वो इस पर काम किया गया है, डंपिंग निपटान का भी जो है वो दिशा निर्देश इसमें दिया जाता है ना। उसके बाद अगेन ईपीआर का इस्तेमाल यहां भी होगा, और ईपीआर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो उस पर भी जो है सो एक तरीके से काम किया जा सकता है। और फिर वही चीज है, हर चीज में जो है सो अनुसंधान, है ना, अनुसंधान किए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो मुख्यतः जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहयोग व पोषण, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन है ना, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन, इस पर भी हम बात करते हैं। ये विश्व में इस चीज का जो है सो काम किया जाता है। ये होता क्या है कि जो उत्पाद और जो उसके सामग्री के जो जीवन है ना, उनको दोबारा कैसे रिसाइकलिंग किया जाए और उपयोग किया जाए, इसको ये प्रोत्साहित करता है। तो इसको समझिएगा, ये क्या है, ये रिसाइकलिंग प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन को बताता है ना। तो ये कुछ जो है वो आपके वैश्विक जो है वो ई कचरा प्रबंधन की बात की गई है। अब हम आते हैं कि भारत में इसके चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि इसमें भारत में प्रबंधन की चुनौतियां क्या क्या है, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं कि भारत में प्रबंधन की चुनौतियां क्या क्या है। तो भारत में जो प्रबंधन की चुनौतियां हैं उसमें पहला है कि जागरूकता और शिक्षा पे कम ध्यान दिया जाता है, जागरूकता व शिक्षा, है ना, इस पर जो है वो कम ध्यान दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सही तरीके का सही प्रबंधन ना होना, सही प्रबंधन ना होना, ये है आपका प्रबंधन की चुनौती, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस रिसाइकलिंग में अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है, अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है इसमें,
क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा। इससे क्या हो रहा है कि जब भागीदारी जब ज्यादा है अनौपचारिक क्षेत्रों की, तो इसमें जो प्रबंधन करने के तरीके हैं उसमें क्या है कि हमें अलग अलग तरीके से जो भारत देश के द्वारा जो नियम दिया गया है उसका उल्लंघन करने देखने को मिलता है, और उससे क्या होता है कि पुनर्चक्रण जो है वो अलग तरीके से और बिना किसी नियमों के तहत जो है सो इसका पुनर्चक्रण किया जाता है, जो अंततः पर्यावरण नुकसानदेही है। तीसरा जो है वो बुनियादी ढांचे की कमी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बुनियादी ढांचे की कमी ये सबसे बड़ी चुनौती है जो भारत में प्रबंधन को रोकती है। उसके बाद है आपका नियामक अनुपालन नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो भागीदारी बढ़ती है तो नियामक जो है वो नियामक अनुपालन नहीं होता है, नियामक अनुपालन नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। ईपीआर है, लेकिन ईपीआर का जो प्रयोग है, ईपीआर का प्रयोग उसमें लचीलापन है ना, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, इस प्रकार से ईपीआर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद एक चीज और आता है कि संसाधन बाधाएं भी जो हैं वो हमें सबसे बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में। संसाधन बाधाएं किस रूप में? फंडिंग के रूप में। फंडिंग हमें मिलती नहीं है, और जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो उस प्रकार से जो है वो आपका काम नहीं होगा। तो ये सारे कुछ विभिन्न जो हैं वो आपका जो है सो आपको चुनौतियां हैं प्रबंधन की जो इसमें देखने को मिलती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में एक चीज और है जो अलग से ना जोड़ के इसी में हम कह सकते हैं कि इसमें बाल श्रम का जो है सो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे जो है वो अपना कचरा बीनते रहते हैं उन सभी का जो है सो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या है कि बाल श्रम में अधिकता हो गई है, जो एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाता है। और साथ में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें पर्यावरण प्रदूषण को ये बढ़ाता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। अब क्या है कि ये चिंताओं को कैसे हम इसका आगे की राह, इसको कैसे जो है सो हम आगे इसका समाधान करें, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि इसका क्या जो है सो हिसाब होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो हमें क्या करना होगा कि जो अनियमित ई कचरा जो है, अनियमित ई कचरा आयात की जांच, हमें नियमित रूप से इस पर जांच करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें R&D को बढ़ावा देना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, उचित सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए, सभी प्रकार की उचित सुविधाएं प्रदान हो। ठीक है, इससे भी हम काम कर सकते हैं। चौथा जो है वो है आपका जमा वापसी योजना को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, कुछ ही शहरों में है। तो जमा वापसी योजना को प्रोत्साहन करना है। ठीक है। इसके बाद आप जो है एक इसी में टर्म आता है R2 कोड, इसका जो है सो उपयोग हमें करना चाहिए। R2 कोड क्या है? R2 कोड जो है इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। R2 कोड क्या है? इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, है ना। तो ये R2 कोड जो है, कोड ऑफ प्रैक्टिस इसको कहा जाता है। तो R2 कोड है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, इसका प्रमाणन को अपनाना, इसके प्रमाणन को अपनाना। अगेन ये EPR की तरह ही है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इसको अपनाना, है ना। इसमें अलग से कानून की जरूरत है। कहने का मतलब जो अभी जो जितने भी हम लोग कानून देखते हैं वो पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक अलग से पर्यावरण का जो कानून है उसी में इसको समाहित किया जाता है, लेकिन हमें इसको अलग से एक कानून बनाने की जरूरत होगी जो ये बताएगा कि ई कचरा और ई कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। दूसरा चीज है कि ई कचरा जो संग्रह है उसको आप औपचारिक बनाइए, ई संग्रह को औपचारिक बनाना, है ना। अनौपचारिक की भागीदारी बहुत ज्यादा है, इस कारण जो है सो ई संग्रह को औपचारिक बनाना, इसमें बढ़ोतरी करना होगा, तभी जो है वो आपका प्रबंधन जो है वो सही दिशा में जाएगा। विनिर्माताओं के लिए एक काम और कर सकते हैं कि ई वेस्ट टैक्स लगा सकते हैं, जिसके जरिए वो प्रोत्साहित होंगे और उस चीज का काम करेंगे और अपने प्रोडक्ट में जो है वो पहले से ही उस प्रकार के संसाधनों और मटेरियल्स का उपयोग करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में
रोकेगा। ये क्या है, ये भी ईपीआर के अंदर ही इसका हम फैक्टर देखते हैं, वो चीज हम कर सकते हैं। एक चीज और हम कर सकते हैं, ई वेस्ट एटीएम, है ना। ई वेस्ट एटीएम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि लोग अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको एक एटीएम में डाल देंगे और इस प्रकार से वो सारा काम हो जाएगा। और इसी के जरिए एक अलग, अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली में और भी बहुत जगहों पे कचरों से विभिन्न प्रकार के हेरिटेज बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। ये भी प्रोत्साहन देता है कि कैसे हम उसका रिसाइकलिंग करके उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग ई अपशिष्ट कला कहते हैं। ई अपशिष्ट कला, ई अपशिष्ट कला का जागरूकता। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इन सब बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो ई कचरा के प्रबंधन को हम सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। तो हमने देखा कि इस वीडियो में हमने देखा कि ई कचरा क्या है। सबसे पहले हमने ये जाना कि ई कचरा कहते किसे हैं। दूसरा चीज जाना हमने कि भारत में इसका प्रबंधन कैसा है, ठीक है। तीसरा हमने देखा विश्व में इसका प्रबंधन क्या है। चौथा हमने देखा कि इसके प्रभाव क्या हैं। पांचवा हमने देखा कि भारत में इसकी चुनौतियां क्या हैं। और छठा हमने देखा इसका समाधान कैसे किया जा सकता है ना। तो ई कचरा से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी थी वो लगभग हमने प्रोवाइड करा दी है। अगर करंट अफेयर से इसको हम जोड़ने की कोशिश करें तो एक चीज आप इसमें देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे, अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया जो है उसका 3rd पोजीशन है ई कचरा में, ई कचरा में, है ना। यूएसए है आपका फर्स्ट पे, यूएसए है सेकंड पे, और चाइना जो है वो है आपका फर्स्ट पे। तो ये हो गया वर्ल्ड लेवल पे इसका। एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं कि इसको जागरूकता कराने के लिए 2018 में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाना शुरू किया गया। ई कचरा दिवस मनाना शुरू किया गया। और यह कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को, ये हर साल 14 अक्टूबर को 2018 से अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा मनाया जा रहा है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2021-22 में ई कचरा की जो मात्रा थी वो भारत में, ई कचरा भारत में कितनी हो गई? ये हो गई आपको 1.6 मिलियन टन। इतना ये बढ़ोतरी कर दिया गया, है ना। और इसमें क्या है कि जो भारत के जो आपके 65 शहर जो हैं, भारत के जो 65 शहर हैं वो आपको 60% से अधिक ई कचरा उत्पादन करते हैं, उत्पादन। और जो 10 राज्य हैं वो 70% ई कचरा उत्पादन करते हैं। 10 राज्य में आपको साउथ स्टेट्स जितने हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके दिल्ली, पुणे, तेलंगाना, ये इतने क्षेत्र हैं जो आपको 10 राज्यों में आते हैं, जो 70% ई कचरा का उत्पादन करते हैं। साथ में एक रिपोर्ट आया जिसको हम लोग ICEA रिपोर्ट कहते हैं। ये ICEA रिपोर्ट क्या है? ये सब करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए हमको अलग से आपको हम बता रहे हैं। ICEA रिपोर्ट 2022 कहता क्या है? ICEA है क्या, पहले इसको जान लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो है ये रिपोर्ट जारी करता है और ये जारी करके ये बताता है कि 90% ई कचरा जो है, ई कचरा संग्रह और 70% रिसाइकलिंग किस क्षेत्र से हो रहा है? अनौपचारिक क्षेत्र से, अनौपचारिक क्षेत्र से। तो हमने आपको विस्तार से ई कचरा के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि ई कचरा कहते किसे हैं, भारत में इसका प्रबंधन कैसे है, विश्व में इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, जिसमें आपको रोटरडैम घोषणा और कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, ये सब जो बताया हमने। इसके प्रभाव क्या है, जो पर्यावरण पे और मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हमने बताया। इसकी भारत में चुनौतियां क्या है, प्रबंधन चुनौतियां इसकी क्या है उसको भी हमने बताया, और साथ में इसके क्या समाधान होने चाहिए उस पर भी हमने बात की। साथ में हमने कुछ फैक्ट्स भी जारी किए कि इंडिया जो है वो ई कचरा उत्पादन में 3rd नंबर पे है, 1st नंबर पे चाइना और 2nd नंबर पे यूएसए आता है। उसी प्रकार से 2018 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2018 से ही शुरुआत किया गया है और 2021-22 का जो है
वो आपका आईसी ये रिपोर्ट क्या कहता है कि 90% ई कचरा संग्रह और 70% रिसाइकलिंग जो है अनौपचारिक क्षेत्र से होता है। तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप अब ई कचरा से संबंधित किसी भी पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और ई कचरा से संबंधित कोई भी सवाल हो, चाहे वो पीटी या मेंस, आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में, और हम हर दिन हर प्रकार से आपको एक नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।